मैंने ये रियलाइज किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, वो सारा निज़ाम डीजेनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। मुझे तो ऐसे लगता है कि कई दफ़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूं फरीद काकड़। नाज़रीन, जो लास्ट वीक गुजरा है वीकेंड बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एक तो इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि वो स्पेशल असिस्टेंट और जो एडवाइजर्स हैं और बाकी जो कैबिनेट है उनका जो 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 एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक करेंगे, और उसके बाद कैबिनेट भी उन्होंने सबका वादा किया था और इमरान खान साहब ने अपना वो वादा पूरा कर दिया। लेकिन उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो चले जो उनके एसिड्स हैं उनके ऊपर तो मैं बात ही नहीं करता, वो ज्यादा है, वो बेस की चीज नहीं है। लेकिन बेस की चीज ये है कि बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनके पास डुअल नेशनलिटी भी है, फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू आ रहा है। तो ये क्या इशू है? इसके बाद इमरान खान साहब ने कल, आपने ये क्लिप्स में इमरान खान साहब ने निजाम को रुकावट ठहरा दिया तरक्की की राह में। तो कौन सा निजाम तो इमरान खान साहब के हाथ में। ब्यूरोक्रेट्स को चेंज कर रहे हैं। पंजाब में आप देख रहे हो उखाड़ पिताड़ कर रहे हैं, कभी एक ब्यूरोक्रेट को कहीं से ट्रांसफर किया जाता है, आईजीज बदले जा रहे हैं। फेडरल में आपने देखा कि जब से कोरोना वायरस है 4 तो सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी तब्दील है। तो फिर कौन सा निजाम है जो इमरान खान साहब की राह में रुकावट है? और इसके अलावा ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आज बिलावल भुट्टो ने से मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, उनसे भी बात करेंगे। फर्दन बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों बार बार जो है वो जो सेक्रेटरीज हैं उनको चेंज भी किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो आगे पीछे किया जा रहा है। मैं आपके साथ कुछ ये फिगर शेयर करूं। पंजाब में 5 आईजी बदले जा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है बदले जा चुके हैं। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें तकरीबन कोई 3 से 4 मरतबा सेक्रेटरीज बदले जा चुके हैं। रावलपिंडी का कमिश्नर 4 दफा तब्दील किया। डीजी खान जो वजीर आला का जो इलाका है वहां 6 कमिश्नर 5 डीसी बदले जा चुके। तो ब्यूरोक्रेसी की क्यों समझ नहीं आ रही है? परवेज लाई साहब ने भी कहा कि कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द बुजदार एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुसरत वाहिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। नुसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। सब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे सब नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? नुसरत साहब को दोबारा को मिला, क्यों नहीं बात कर रही? उनको मेरी माइक वगैरह उनका इशू तो नहीं है? जरा चेक करें। जी, बात कर रहा था कि ब्यूरोक्रेसी और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैंने पंजाब का जिक्र किया। मैं जरा फेडरल का जो है वो आपको बताता चलूं। कोरोना वायरस की वजह से जब से ये कोरोना वायरस का इशू आया है 4 हेल्थ सेक्रेटरी तब्दील किए जा चुके हैं, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू जो है वो हमारे सामने है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, लेकिन वो फिर भी कैबिनेट में बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बना रहे हैं मुल्क की। ये नुसरत वाहिद साहब, आप आ गई लाइन पे? एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बाहर आते हैं और नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। स्टे विद अस।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान, क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ, ओनली ऑन JNN। तो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में जो इजाफा होने जा रहा है, ये हमारे लिए, आपके लिए और जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, व्यूवरशिप हैं, ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है। और हम आपको बताना भी चाह रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि JNN नेटवर्क जो है, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल पे, जहाँ भी आप देखें, अगर ये YouTube पे जाएगा तो आप इसको प्लीज़, वो घंटी वाला बटन तो आप समझते होंगे, सारी आपको समझ आ गई, वो आपको उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुसरत वाहिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है। नुसरत वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। बहुत हल्की आ रही है, मेरी आवाज की जा रही है, जरा प्लीज आवाज प्रोड्यूसर साहब। मैं मैडम को दोहरा देता हूँ, सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। कल खान साहब ने लाहौर में खिताब किया और लाहौर में उन्होंने कहा कि निजाम जो है वो तरक्की की राह में रुकावट है। तो वो कौन सा निजाम है? आप लोग ये समझते हैं कि वो आपके काम करने में या पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है? उस निजाम के बारे में जरा प्लीज बता दीजिए। देखिए, ये आपको पता है पाकिस्तान में एक्चुअली जो करप्शन है उस हद तक है कि आपको और मुझे और 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि ये गलत काम है या ये सही काम है। और जब तक ये करप्शन रहेगी और हमारे अंदर से वो चीज पैदा नहीं होगी कि हम उस चीज को डिफरेंशिएट कर सकें कि ये गलत है और ये सही है, तब तक ये निजाम चलता रहेगा। और निजाम की जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ये वो 100% ट्रू है, क्योंकि हमारे निजाम के अंदर ये चीजें घुस चुकी हैं, इस तरह पेनिट्रेट की हैं कि आप को अंदाजा होगा कि आप किसी के पास भी चले गए, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो घर का माली है, मासी है, कुक है, या कोई भी और बंदा है जो जिसको अपना काम प्रॉपर्ली करना है, लेकिन अगर उसके ऊपर नजर नहीं है तो फौरन उस पर डंडी मारेगा। जहाँ पैसों की बात आएगी वहाँ पैसे भी उसको वो बात है। और ये वाली वो चीज है जिसकी वजह से आप देखें कि कोई चीज ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि हम दिल से ठीक करना नहीं चाह रहे। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। आपने देखा जी, आप बात कीजिए। आपकी आवाज बहुत कम है मुझे। जी, मैं नुसरत साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इशू ये है कि जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे उस वक्त आप लोग ये कहते थे कि करप्शन ही मसला है।
अब आप लोगों को यह लग रहा है कि सिर्फ करप्शन मसला नहीं है, मसला निजाम में भी है। निजाम आपके हाथ में, निजाम आप चला रहे हैं, आपकी कैबिनेट चला रही है। 2 सूबों में आपकी डायरेक्टली गवर्नमेंट है, 1 सूबे में आपकी अलायंस के साथ जो है वो गवर्नमेंट है। चले गवर्नमेंट ना सही लेकिन आपके इत्यादि तो है। एक सिंध के अलावा बाकी पूरा पाकिस्तान आपके हाथ में। तो निजाम कौन लोग हैं जो आपको काम करने नहीं दे रहे? जरा नाम उनका जरा सामने से ले ताकि अवाम को पता चल जाए कि ये लोग आपको काम करने नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं कि निजाम क्या है। निजाम ये है जो भी महकमा चल रहा है वहां सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और फिर सियासतदान आते हैं। और वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो पिछली गवर्नमेंट के हिले हुए हैं, जिन्हें बहुत फैसिलिटीज मिलती रही हैं और बहुत लिफाफे मिलते रहे हैं, वो शुरू के उन्होंने तो 1-1.5 साल हमारा जीना हराम किया कि किसी काम को वो करने के लिए तैयार नहीं थे, किसी चीज के ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर वो ये कर लेंगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट उनसे सवाल करेगी। वो सवाल जवाब के डर की वजह से वो लोग कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बाकी जो महकमे हैं वो भी सब, पंजाब की गवर्नमेंट का देख लें या केपी का तो मैं नहीं कहती, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में बहुत देर तक ऐसा हुआ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही थी। तो मसला ये है कि मैं आपके साथ कतकरामी के लिए निजाम है उसमें रुकावटें क्रिएट की जाती हैं। कतकरामी के लिए माजरत नुसरत फायद साहब, आप ये कह रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको काम करने नहीं दे रही। मैं आपके सामने एक लिस्ट बयान करता हूं। अब ऐसा नहीं है, 1.5 साल के बाद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 1.5 साल बाद जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं जरा ये लिस्ट आपके सामने रख दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। जब से कोरोना वायरस आया आपने फेडरल में 4 हेल्थ सेक्रेटरीज चेंज किए हैं, एफबीआर में आपने 4 चेयरमैन बदले हैं, पंजाब की हम बात रहे आईजी 5 आपने तब्दील किए, चीफ सेक्रेटरी को बार बार तब्दील किया जा रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में 4 सेक्रेटरीज तब्दील किए गए। और तो और जो उस्मान बुज़दार साहब के इलाके कमिश्नर आपके लिए कहां से ब्यूरोक्रेट्स लेकर आए? ये ब्यूरोक्रेट्स बाकी लोगों के साथ भी काम करना चाह रहे हैं। जब आप लोग मसला था अब आपको ब्यूरोक्रेट गई है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप इसलिए करते हैं कि आप देख रहे हैं कि आपका काम सही तरीके से नहीं हो रहा। तो जब चीज ठीक तरीके से नहीं होती तो डेफिनेटली उसको चेंज किया जाता है। पहली दफा आपने किसी हुकूमत में देखा होगा कि सिटिंग मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया जाता है या उनको भेज दिया जाता है। जी क्योंकि वो फील होता है कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और या वो है या वो कोई और काम कर रहे हैं या वो सही तरीके से काम नहीं करना चाह रहे। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि जो ठीक काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। मिनिस्टर्स तक को उन्होंने ये वाली बात की है। तो तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में कि आने वाला केयरफुल रहेगा कि अब मुझे ठीक से काम करना है, बाद मुझे भी चेंज करना है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बहुत क्रिकेट देखता था बचपन से लेकर अब तक। खान साहब को जब कोई फील्डर कैच वगैरह ड्रॉप कर देता तो खान साहब, मुझे याद है, वो यूं करके इशारा करके दोनों को एक्सचेंज कर देते थे। वहां पे तो चलो ठीक है, एक जगह पे ज्यादा कैच आती है तो वहां पे आप एक बंदे को खड़ा कर दें या प्लेयर को, वो कैच आसानी से पकड़ लेगा। अच्छा फील्डर वहां लाके खड़ा करें जहां आपका बॉलर जो है वो बॉल फेंके और कैच वहां से उठ के आपकी तरफ आए। लेकिन आप लोग करते क्या है, एक फेडरल मिनिस्टर को आप लोग चेंज करके दूसरी मिनिस्ट्री दे देते हैं। जो यहां परफॉर्म नहीं कर सकता वो वहां कैसे परफॉर्म करेगा? अगर ये लॉजिक ली जाए कि एक बंदा अगर यहां परफॉर्म नहीं कर सकता वहां परफॉर्म करेगा, फिर तो हम इस लॉजिक के मुताबिक अगर नवाज शरीफ और बाकी पार्टियों ने पहले परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है आने वाले दिनों में परफॉर्म कर ले, हो सकता है कौन उनको चांस दे दें। फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब आके परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। वो तो आके दोबारा जो पाकिस्तान रह गया छोटा मोटा उसको भी वो लूट लाटे। अभी हम हर जगह ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे, वो बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में पहुंचा के बहुत ज्यादा खुश होंगे। ऐसी बात नहीं है कि मौका मिल जाए तो वो अच्छा काम कर लेंगे। यहाँ पे मिनिस्ट्री चेंज की जाती है कि अब देखिए हमारे पीटीआई के जो मिनिस्टर हैं उसमें हार्डली कोई एक आध चेंज हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ असद उमर है जिसको पहले उन्होंने उनसे ली वजारत और फिर उसके बाद दूसरी दे दी। क्यों नहीं मैडम, ये खुसरो बख्तियार साहब को चेंज किया गया, अयूब साहब 2 दफा उनकी मिनिस्ट्री चेंज की गई, शहरियार अफरीदी साहब को कभी आप कहां भेजते हैं कभी कहां भेजते हैं। हमारी जमात के नहीं है वो, और शहरियार अफरीदी तो आपकी जमात के हैं, आके उन्होंने ज्वाइन किया है। शहरियार अफरीदी जो दूसरी पार्टी से आके ज्वाइन किए हुए उन लोगों की वर्किंग को देखा जाता है, उनके एक्सपीरियंस को देखा जाता है, तो उनको मिनिस्टर के तौर पे लिया गया। लेकिन अगर वो कहीं पे सही नहीं परफॉर्म कर रहे
तो उनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक कोई है। और मिनिस्ट्री दी जाती है, ठीक क्योंकि है। अगर वो वाली मिनिस्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही तो कहीं और जाके वो बेहतर काम कर सकेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चले ये बात लॉजिक नहीं है, ये लेकिन- लॉजिक कुछ देर के लिए मान लेते हैं, हो सकता है वो किसी और मिनिस्ट्री में बात काम कर जाए। खान साहब को एक क्रेडिट तो जाता है, जो उन्होंने वादा किया कि जो स्पेशल असिस्टेंट है और जो एडवाइजर्स है उनकी जो और बाकी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके जो एसिड्स हैं और डुअल नेशनलिटी जो उनकी है वो पब्लिक कर दी जाएगी। पब्लिक तो हो गई है, लेकिन नुसरत फायद साहब मेरे पास एक क्लिप है, प्रोड्यूसर साहब जरा क्लिप चलाइए कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो वो डुअल नेशनलिटी के बारे में क्या कहते थे और आज क्या कंडीशन है। प्रोड्यूसर साहब जरा क्लिप चलाइए प्लीज। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिसने अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूं जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स करे। जी नाज़रीन, आपने सुना इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारे साथ सिंसियर हो। नुसरत फैज साहब आप लोग पहले तो आप लोग ये कहते थे, लेकिन मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं जरा लिस्ट नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं, आपको भी दिखाऊं। जरा लिस्ट में आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी, वो लिस्ट मैं आपके सामने शेयर भी करता चलूं। मेरे ये मैं आपको सुना देता हूं मैडम, आप चूंकि कॉल को सुना देता हूं। मोहित वसीम यूसुफ साहब हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट है, उनका जो है वो उनके पास यूएसए की रेजिडेंसी है। नदीम अफजल चंद साहब के पास, गोंदल साहब के पास जो कनाडा की है, बाकी ये जुल्फी बुखारी साहब के पास जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, कनाडा की सिटीजनशिप है तानिया साहिबा के पास, डॉक्टर शहबाज गिल साहब के पास यूएसए का ग्रीन कार्ड है। तो ये क्या सिलसिला है मैडम, ये बताइए कि डुअल नेशनलिटी वाले लोग, आप लोग कहा करते थे कि ये कैसे सिंसियर हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ, तो अब ये क्या सिंसियर बन गए? नहीं, देखिए अभी अगर ये पता चला है कि इतने लोगों के पास है नेशनलिटी तो उनसे आप क्या इस्तीफा ले लेंगे उनसे? नहीं, इट्स ओके मैडम, टेक योर टाइम। जी जी, इट्स ओके मैडम, टेक योर टाइम। सॉरी, असल मसला ये है कि जो देखिए डुअल नेशनलिटी का होता है वो दो मुल्कों का वफादार कैसे हो सकता है। आप ओथ लेते हैं कि वहाँ पे आप क्वीन के वफादार होंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके आप कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी भी हूँ। तो अब जो सबसे पहले काम किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को कहा जाएगा कि वो अपनी नेशनलिटी को खत्म करें, क्योंकि मैडम क्या ये मुमकिन है कि जुल्फी बुखारी, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, जुल्फी बुखारी आपके ख्याल में वो जो उनके पास सिटीजनशिप है वो छोड़ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? हाँ, क्यों 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 क्या हर्ज है, क्या हर्ज है इसमें? मुझे तो मतलब मुझे ये चीज कभी अपील ही नहीं की कि मैं किसी दूसरे मुल्क का नेशनल बनूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे पाकिस्तान के लिए मेरे पेरेंट्स ने उनके किस तरह की कुर्बानियां दी, कैसे वो अपने तमाम घर वालों को छोड़कर यहाँ पे आके उन्होंने जिंदगी बसर की। ये कोई आसान काम नहीं है कि अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी जायदाद को छोड़ के, सब कुछ आके यहाँ पे आप जिस तरह की जिंदगी गुजारे उसका वो आपने तस्वर ही ना किया हो। तो मैं तो इस चीज के बेनता खिलाफ हूँ और मैं कभी तस्वर नहीं कर सकती कि मैं किसी और मुल्क की नेशनलिटी तो वो छोड़ देंगे आपके ख्याल में? ये जो जिनके पास नेशनलिटी है, फोर्सफुली इनको कहा जाए कि अपनी नेशनलिटी खत्म करें। और ये रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपकी चैनल के थ्रू वज़ीर आज़म से भी कि वो उनको कहें कि वो अपनी नेशनलिटी खत्म करें, तो ये रहेंगे। मेरे चैनल के थ्रू तो आप बिल्कुल करें, मेरे चैनल जो है वो सबके लिए हाजिर है। आप लोग आए यहाँ पे बात करें, लेकिन वजीर, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, बड़ी सीनियर आप मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि इनको हटाएं, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, आप लोगों ने अपनी सारी जिंदगी पार्टी को दी, और ये जो लोग शामिल हैं ये तो पार्टियों में इधर उधर से उड़ के आए हैं, तो ये इनके पास डुअल नेशनलिटी है। आप लोग खुद कहते रहे कि ये सिंसियर कैसे हो सकते हैं, तो आज इनकी सिंसियरिटी पे तो सवाल फिर उठता है। अच्छा मैडम, एक और सवाल है, वो ये कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। मैं जब से इमरान खान साहब को, जब से मैंने सुना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड, मैंने फर्स्ट पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान से सुना, लेकिन मैं आपको
दो नाम आपके सामने रखता हूं, बाकी बहुत सारे नाम है। रज़ा दाऊद साहब है, ये जो ये काम करते हैं, जिस चीज की बिजनेस करते हैं, कैबिनेट में इनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। नदीम बाबर साहब एनर्जी में काम करते हैं, उनके पास पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री, और ये है भी डुअल नेशनल नदीम बाबर साहब। इसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब जो है वो जिस चीज के कारोबार करते हैं, उनके पास पहले जो है वो फूड सिक्योरिटी थी, और आपने देखा कि शुगर में क्या हुआ, आपने देखा कि जो गंदम के क्राइसिस थे उसमें क्या हुआ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है आपकी कैबिनेट में, ये मसला कब हल होगा? या ये भी मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप इमरान खान साहब से गुजारिश करेंगी कि वो इनको भी हटा दें? नहीं, इसमें टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये बात की है। नुसरत वाहिद साहिबा, आपने मेरी बात को शायद गलत ले लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने खून पसीना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब अब किसकी बात मान रहे हैं, किन से एडवाइस ले रहे हैं? कहाँ गए वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ सारी जिंदगी रहे हैं, जो उनकी स्ट्रगल के साथ रहे हैं? उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे यही लोग हैं। वो लोग भी हमारे साथ हैं, और हमारे अपने पुराने लोग भी अभी तक हैं। आप ये देखें, अली जदी को देख लें, आरिफ अलवी को देख लें, फिरदौस नकवी को देख लें। उसके अलावा बेइंतहा लोग हैं जो बिल्कुल ऐन शुरू से खान साहब के साथ हैं। मैं कराची के लोगों का नाम इसलिए ले रही हूँ कि मैं कराची से हूँ, मैं सिंध से हूँ, और सिंध के वो तमाम लोग जिन्होंने वहाँ पे पार्टी बनाई थी वो अभी भी वहीं पे खड़े, और वो खान साहब के साथ दिन रात हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ हर लम्हे एक फोन आ जाता है जी वहां से कि आप आ जाएं, और वो अगली फ्लाइट पकड़ते हैं और आ जाते हैं। बेशक जो मर्जी वो काम कर रहे हो, वो दिन रात खान साहब उनसे मशवरा ले रहे हैं और उनसे ही बात करते हैं। ठीक है, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, ये बाहर की कंट्रीज में सर्व करते रहे, जिसकी वजह से इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए उन्हें लिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे मेरी तरह के लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वो टेक्नोक्रेट्स की आप लोगों ने वो जहाँ पे टेक्निकल लोगों की कमी थी उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने इन लोगों को शामिल किया, लेकिन आपने ये कहा कि इनकी नेशनलिटी खत्म की जाएगी ताकि ये पाकिस्तान को अपनी 100% वफादारी दे दें। बिल्कुल ठीक है। नुसरत भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, मैं आपके इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त लिया। अब हम बढ़ेंगे जरा, नाज़रीन एक सवाल है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार याकूब मस्तूई साहब हमारे साथ लाइन पे होंगे, उनसे जरा पूछेंगे। आइन में डुअल नेशनल के लिए तो पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं है, पार्लियामेंट में बिल्कुल भी जगह नहीं है जो जिनके पास डुअल नेशनलिटी है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, नाज़रीन के लिए भी समझाना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों के पास डुअल नेशनलिटी है, क्या वो एडवाइजर बन सकते हैं, क्या वो स्पेशल असिस्टेंट बन सकते हैं? प्रोड्यूसर साहब, मस्तूई साहब लाइन पे हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जो लिस्ट मैंने आपके सामने पहले भी दोहराई है, ये सारे लोग जो है वो हमारे साथ डुअल नेशनलिटी के लोग मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एडवोकेट साहब को भी साथ मिलेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिया खान और मैं न्यूज़ चैनल JNN को बेस्ट विशेस करती हूँ और बहुत इंटरटेनमेंट वाला चैनल है। आप देख रहे हैं JNN और इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए इसको। चैनल JNN इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और देखें हर तरह की कॉमेडी, हर तरह के सीन जो आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं वो इस चैनल पर मिलेंगे। जरूर देखें और देख के हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि डुअल नेशनल जो हैं वो क्या पार्लियामेंट मेंबर तो नहीं बन सकते, क्या वो स्पेशल जो असिस्टेंट हैं या एडवाइजर बन सकते हैं? जरा कानूनी राय लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार याकूब मसूई साहब, सीनियर कानूनदान हैं। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू, आपका भी बेहद शुक्रिया जी मसूई साहब। बड़ी मेहरबानी। मसूई साहब मुख्तसरन, वक्त कम है, बिल्कुल मुझे आपने जो है वो मुकम्मल बताना है। क्या आइन में आपको पता है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर है डुअल नेशनल वाला, जिसके पास डुअल नेशनलिटी है, वो नहीं बन सकती? ये कुछ दिनों पहले कैबिनेट डिवीजन ने जो ये नाम आपके सामने आपने भी देखा होगा, ये जो नाम उन्होंने जारी किए, तानिया साहिबा इनके पास डुअल नेशनलिटी है, जुल्फी बुखारी साहब है, 7-8 लोग हैं जिनकी लिस्ट ये स्क्रीन पे भी चल रही है हमारी, इनके पास डुअल नेशनलिटी है। क्या आइन में कोई गुंजाइश है कि जिनके पास डुअल नेशनलिटी हो वो एडवाइजर बन सकते हैं या माउन खसूसी बन सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऐसी कोई शिक नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली डुअल नेशनल जो है वो पाकिस्तान की काबीना में या कैबिनेट में जाके बैठे रिप्रेजेंट करे। कानूनन ऐसे कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि जब आप काबीना में, कौमी असम्बली में और सेनेट में डुअल नेशनल को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वजीर आजम के बिहाफ पे वहां पे कोई भी ऐसा शख्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है, ये तो अगर मैं चूंकि मुझे कानून की इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मुझे लगता है इसके ऊपर तो 62-63 की जो शिक है वो लागू होती है अगर किसी ने नेशनलिटी छुपाई हो और वो कैबिनेट में जाकर बैठ रहा हो, तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की या कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं ये? जी डेफिनेटली मिसकंडक्ट में आ सकते हैं और गलत बयानी में भी आ सकते हैं। सेक्शन 2 के तहत ये नाअहलों के सजा याफ्ता भी हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि 21st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मूव की गई थी 16 दिसंबर 2013 को, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि डुअल नेशनल जो है आर्मी ऑफ पाकिस्तान और 20 ग्रेड से ऊपर और इस तरह मुशीर और वजीर बन सकते हैं, लेकिन वो जो अमेंडमेंट थी आईनी वो रिजेक्ट हो गई थी और अभी तक वो पेंडिंग है। तो उसमें भी ये परमिशन लेने की कोशिश की गई थी, तो उस परमिशन के अकॉर्डिंगली भी उसकी रोशनी में भी ये देखा जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि डुअल नेशनल किसी भी कैडर में जो है पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। सरदार याकूब साहब, में जहां तक डुअल नेशनलिटी की बात है, क्या आइन में ये नहीं लिखा कि वो जो है वो सिर्फ पार्लियामान के मेंबर नहीं बन सकते? तो अगर सिर्फ पार्लियामान के मेंबर नहीं बन सकते फिर तो बाकी जो चीजें उनके ऊपर वजाहत की जरूरत है, फिर तो इसके ऊपर मजीद कानून बनाने की जरूरत है। इसकी तशरीह तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, जाहिर सी बात है, जो अदालतें हैं वो करेंगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वहां तो सिर्फ पार्लियामान का लफ्ज यूज हुआ है। क्या मैं गलत हूं? पार्लियामान का लफ्ज यूज हुआ है? मैं ये आपको बता दूं कि 2012 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन जो है उस वक्त बहुत सारे जो लॉ मेकिंग लोग थे, लॉ मेकर थे, 11 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था इसी बात पे कि उन्होंने अपनी डुअल नेशनलिटी शो नहीं कराई थी या बताया नहीं था। जी जी सरदार याकूब साहब की कॉल कट गई है। बहरहाल जो बात उन्होंने करनी थी उनके मुताबिक तो ये जो कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो डुअल नेशनल जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के कोई ओहदा उनके पास नहीं हो रह सकता। बढ़ते हैं प्रोग्राम के नेक्स्ट हिस्से की तरफ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की। लग ये रहा है कि अपोजिशन एक बार फिर, क्योंकि आने वाले दिनों में अपोजिशन की जानिब से एक एपीसी भी होगी, तो एपीसी में अब लगता यह है कि अपोजिशन जमातें कोशिश कर रही हैं कि मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको जारी रखें, लेकिन ये देखना यह है कि क्या, क्योंकि जब भी देखा कि अपोजिशन मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू करती है कोई ना कोई मसला आ जाता है, और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करती। तो इन इशूज पर बात करने के लिए अभी हम हमारे साथ कुछ देर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या अपोजिशन अब एक बार फिर मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए किसी भी किस्म का कोई खतरा बन सकते हैं। क्योंकि पहले हमने देखा मौलाना साहब आए
धरना दिया, लग गया रहा था कि खान साहब अब घर जाने वाले, लेकिन वो फिर आपने देखा कि वो किस तरह वो खुद ही आपस में लड़के इधर उधर चले गए। सदारती जब इलेक्शन हुआ तब भी यही हुआ, स्पीकर के बारी भी अब यही हुआ, डिप्टी स्पीकर के बारी भी यही हुआ, चेयरमैन सेनेट की बारी भी यही हुआ। वैसे लगता ये है कि अपोजिशन एक साथ होती है, लेकिन जब मौका आता है तो उस मौके पे वो एक साथ नहीं होते, वहां पे वो जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद है जी, अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या आज जो मुलाकात हुई इसमें क्या डिस्कस हुआ और क्या जो है उनके आने वाले दिनों में हिकमत अमली होगी। इख्तियार वली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू वेरी मच। जी इख्तियार वली साहब ये बताइए, आज मुलाकात हुई है आपके रहनुमाओं की मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो क्या डिस्कस हो रहा है? लग ये रहा है कि आप लोग एक बार फिर मुत्तहिद होके हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू कर रहे हैं? सर आप जरा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। जी सवाल मेरे ये है कि आज आपके रहनुमाओं की मुलाकात हुई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो क्या कोई नई हिकमत अमली लेके आ रहे हैं हुकूमत के मुखालिफ? देखिए फरीद खान, सियासी जमातें, सियासी रहनुमाओं की बैठक ये होनी चाहिए। अब इमरान खान की हुकूमत जो आप देख रहे हैं तो वो चल तो नहीं रही, उसको सिर्फ चलाया जा रहा है। हर महाज पे, हर एक फ्रंटियर पे ये नाकाम हो चुके हैं, ये फेल हो चुके हैं। तो अब अपोजिशन जमातों ने मिलना है और हुकूमत को खत्म करने का, इमरान खान से मुस्ताफी होने का तो हमने कई बार हम मुतालिबा कर चुके हैं, कौमी असम्बली में भी, उससे बाहर भी कर चुके हैं। तमाम अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं, मुस्लिम लीग नून ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, अवामी नेशनल पार्टी ले लें, जमीयत ले लें, सारी अपोजिशन जमातें इस्तीफे का मुतालिबा तो कर रही हैं। लेकिन अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हमें जमहूरी रास्ते जितने भी हैं उस पर हमें इख्तियार वली साहब इमरान खान कोई नन्हे काके तो है नहीं, वो कोई नन्हे काके तो है नहीं, कोई बच्चे तो है नहीं कि आप लोग मुतालबा करेंगे और वो मान जाएंगे। ये कोई आप लोग मतलब आप मुतालबा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि वो मुस्ताफी हो, आपके ख्याल वो मुस्ताफी हो जाएंगे? तो आप देख लीजिए जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी रवायात में तो ऐसा ही होता है। इमरान खान तो 200-400 लोगों को इस्लामाबाद में लाके 126 दिन का धरना दे बैठे थे और वो इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो इतनी बड़ी पार्टियां जिनके पास कौमी असम्बली में, सूबाई और असम्बलियों में, सेनेट में इतनी बड़ी अक्सरियत है, उनका मुतालिबा करना कोई जमहूरी रिवायात या जमहूरियत के सर्कल से बाहर कोई मुतालिबा तो नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत चल भी नहीं रही है। आप खुद देखें, इस वक्त आज डॉलर का देखें 170 रुपए पे पहुंच चुका है। ये वही टीम है जो कहते थे कि हम पेट्रोल 40 रुपए का बेचेंगे, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम 2.5 रुपए बिजली का यूनिट देंगे। अब इनसे अगर हुकूमत नहीं चलाई जा रही तो हम तमाशा तो नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? इख्तियार वली साहब लेट्स बी वेरी स्ट्रेट, मैं एक सीधी बात पूछता हूं आपसे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, आप लोग एक साथ थे बाहर कौमी असेंबली से बाहर, लेकिन जब कौमी असेंबली में गए आप लोगों के अंदर तकसीम। स्पीकर के इंतखाबात में ये हुआ, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में ये हुआ। यहाँ पे मौलाना साहब के धरने में आप लोगों ने कहा कि हम मिलकर जो है वो हुकूमत को गिराएंगे। बाद में मौलाना साहब बेचारे को आप लोग अकेले छोड़ के बारिश में यहाँ वहां भाग गए। फिर मौलाना साहब भी जो है वो कह रहे थे कि अगर ये मिलकर मेरे साथ कोई हिकमत अमली बनाते हुकूमत के खिलाफ तो आज हुकूमत नहीं होती। तो आप लोग तो एक साथ है ही नहीं। कोई एक बात बता दें, 2018 से लेकर आज की तारीख तक कोई ऐसा मौका बताएं जब आप लोग एक साथ हुए हैं। देखिए सेनेट के इलेक्शन में हम साथ थे, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में अगर आपका इशारा उन 5-6-7 लोगों की तरफ है जिन्होंने गद्दारी की, तो वो हर पार्टी को चाहिए कि वो अपने चोरों को और अपने गद्दारों को पकड़ के उनका नाम सामने ले। मेरे ख्याल में उनके नाम मालूम हो भी चुके हैं और वक्त मुनासिब आने पर उससे हम पर्दा भी उठा सकते हैं। कुछ वो जिस भी जमात में होंगे उनके नाम ले लिए जाएंगे। दर पर्दा तो उनके नाम सबको मालूम है। जहां तक आपने मौलाना की बात की, आजादी मार्च की आप बात कर रहे हैं, तो आजादी मार्च में हमारा स्टांस डे 1 से यही था कि मौलाना साहब ने हमें अगला प्लान दिया नहीं था तो हम आजादी मार्च का हिस्सा थे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हमारा यही स्टांस था कि अगर आप हमें अपना अगला प्लान नहीं बता रहे हैं कि इस्लामाबाद जाके अगला प्लान क्या होगा, तो वी आर ओनली कमिटेड टू 1 डे जलसा
और वहां तक है आजादी मार्च। तो मौलाना साहब क्यों नहीं बता रहे थे? इख्तियार वली साहब कोई आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आपको हर चीज की बहुत गहराई से समझ होती है, तो मौलाना साहब क्यों नहीं बता रहे थे? क्या वजह थी कि मौलाना साहब जो है वो आपके साथ, मतलब तो यही लग रहा है, लग तो यही रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। ये आप मौलाना साहब से या उनकी जमात से नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर एतमाद की कमी नजर आ रही है, इस बात से तो लग रहा है। नहीं, एतमाद की कमी आप नहीं कह सकते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये मैं आपको बता दूं आज के हवाले से इतना ही मैं आपके लिए इत्तफा कर लेंगे कि मौलाना साहब का जो मार्च था वो जरा वक्त से पहले था। अगर वो आज के दिनों में होता, ये जैसे ये पेंडेमिक सेटल होता है, तो इसके बाद हमने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लिया है, जमात हमारी खड़ी हो गई है तंजीमी तौर पे पूरे पाकिस्तान में। हम आ रहे हैं, स्ट्रीट पावर के साथ आएंगे, मौलाना भी साथ होगा, पीपल्स पार्टी भी साथ होगी, अवामी नेशनल पार्टी भी साथ होगी, मीर हासिल खान बजंजो भी साथ होंगे, शेर पाव साहब भी साथ होंगे, महमूद खान भी साथ होंगे, महमूद खान अशकजई साहब, वो तो हमारे माथे का झूमर है, वो भी साथ होंगे। सारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक साथ आपको मिलेंगी और इस बार जो है मिस फायर नहीं होगा। अब का जो धरना होगा या जो एहतजाज होगा वो बड़ा राइट इन टाइम होगा। देखिए, एक हुकूमत बनती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसको हम में से किसी ने तस्लीम नहीं किया था, बल्कि इस असेंबली में ओथ लेने से पहले मैंने कह दिया था कि ये जो असेंबली है, ये जो इलेक्शन हुआ ये झूठा है, ये फ्रॉड है और ये पाकिस्तान के मैंडेट पर, अवामी हुकूक पर और अवामी राय पर, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। लेकिन बावजूद इसके कि मुल्क में जमहूरी निजाम का तसलसल हो और हुकूमत बने और इमरान खान थोड़ा सा डिलीवर करे, हम झूठी मोटी हुकूमत के साथ चल पड़े। इस हुकूमत को हमने मीज़ाक़े मईशत का भी हमने इनको ऑफर दी थी, लेकिन इमरान खान खुद अपने अलावा उसको तमाम जमातें, तमाम लीडर सब गलत नजर आते हैं। हालांकि ये वही इमरान खान है, आपने देखा होगा कि माजी में ये लोगों के एकामों पे बोलते थे, उधम मचा देते थे और कोई बहुत बड़ा एहतजाज ले आते थे। आज इनकी अपनी आधी काबीना जो है वो उनके पास दोहरी शरीयतें निकल आई हैं और उस पे खान साहब, इख्तियार वली साहब पुरानी बातें क्यों छेड़ रहे हैं? इख्तियार वली साहब, मैं आपको आप सॉरी, आपकी बात कता कराने के लिए माजरत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हम शायद थोड़े से टॉपिक से शायद हम दूर चले जाएंगे, मैं आपको वापस इस तरफ लेकर आता हूँ। आज जो शहबाज शरीफ आज जो मुलाकात हुई है आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो क्या कोई आने वाले दिनों में कोई हिकमत अमली डिस्कस की जा रही थी, नेक्स्ट प्लान डिस्कस किया जा रहा था, तो कोई बुनियादी वजह क्या बनी है उस मुलाकात की? देखिए फरीद खान, अपोजिशन की जमातें और क़यादत जब इकट्ठी होती है तो उन्होंने कोई मलिका तरन्नुम नूरजहां के गाने को थोड़ी डिस्कस करने होते। बिल्कुल, अपोजिशन की जमातें और क़यादत इकट्ठी होती है तो उन्होंने हुकूमत को गिराने का ही कोई प्लान बनाना होगा। जी जी, उन्होंने इमरान खान की रुखसती का कोई प्लान बनाना होगा। ठीक है, तो फिर इस बात पे आपने इख्तियार वली का जो गलत इक़दाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, ये वो लोग हैं जो कोरोना को इम्पोर्ट करके जानबूझकर इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में लाए हैं। इनको हम मजीद टाइम दें? ये ठीक है, आप इनको टाइम नहीं देंगे। इख्तियार भाई ठीक है, आपकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात इसलिए हुई है कि हुकूमत की छुट्टी का कोई जो है तरीकाकार निकाला जाए। प्रोड्यूसर साहब जरा ये दो ट्वीट्स हैं, जरा प्लीज स्क्रीन पे डाल दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन भी पढ़े। इख्तियार भाई मैं आपको जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। चले, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, एक ये ट्वीट है 13 मार्च 2018 को, वो लिखते हैं कि रिकॉल व्हाट आई यूज्ड टू से इन 2013 दैट वोटिंग फॉर पीटीआई वुड बी वोटिंग फॉर जरदारी। एहसान इकबाल साहब का ट्वीट है 24 मई 2017 को, वेरी प्लीज टू सी पीटीआई बिकमिंग बी टीम ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डेथ ऑफ नया पाकिस्तान स्लोगन। तो ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में आप ये कहते रहे, तो उनके साथ मिलकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बात सियासत में इस तरह नहीं होती कि वो आज आपने कह दी और आप 2 साल बाद उसको उठा लें। उस वक्त का ट्वीट जो था वो उस वक्त के माहौल, जो मौका महल था, जो बात हुई होगी, ये उसके मुताबिक कोई बात होगी तो उसमें उनका तबसरा हो सकता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम आपको ये देखें, इस तरफ नजर डालें, तो इमरान खान की जो अपनी हुकूमत है, आप इस पे जरा आ जाएं,
जो उन्होंने बताया था 124 दिन के धरने में, और उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन से पहले अपना प्रोग्राम दिया था 100 दिनों का, क्या वो उस जगह तो वो भी इख्तियार भाई, वो आपकी बात है कि वो उस वक्त के तनाजुर में वो बात की गई थी, आज हालात जरा डिफरेंट है। अगर दोबारा ट्वीट पे आते हैं तो मैं आपको उसका जवाब ये दे देता हूँ कि मीसा के जमहूरियत भी हमारे दरमियान साइन हुआ है। फिर वो आप लोग एक दूसरे को खुद धोखेबाज कह रहे थे। अपनी पिछली गलतियों पे कौम से माफी भी हम मांग चुके हैं, लेकिन आप इस एक चीज को पकड़ने की बजाय मेरे ख्याल में आप इसको ब्रॉड उसमें ले लें। इख्तियार वली भाई, मैं आप बहुत सीनियर सियासतदान है, मैं काश अब वक्त बहुत कम है, वरना मैं बिलावल भुट्टो साहब के बयानात आपको सुना कर देता कि जब बिलावल साहब कहते थे हमने तो आप पे ट्रस्ट किया, लेकिन आपने हमेशा से छुरी जो हमारी पीठ में घूंपी। आप लोगों के दरमियान कोई ट्रस्ट है नहीं, आप लोगों के दरमियान आज भी कोई ट्रस्ट नहीं है। कल भी अगर कोई इशू होगा तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है आप लोगों के दरमियान मसले लेके आ रही है। मैं बताता हूँ आपको फरीद खान, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ने इस मुल्क पे मतलब मुल्क में हुकूमरानी की है, या पीपल्स पार्टी की आई है या मुस्लिम लीग नून की आई है। इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत आई है वो एक तो उसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, दूसरा हमने जो 2018 का इलेक्शन है उस पर हमने कभी एतमाद का इजहार नहीं किया। अब कौम की जान भी छुड़ानी है, उसके लिए हमें वो क्या कहते हैं कि बड़ी बुराई से जान छुड़ाने के लिए छोटी बुराइयों को साथ अगर मिला ले तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि जिस प्रोसेस से ये जो 2.5 साल, हमें तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, केपी वालों को 8 साल हो गए, और मुस्लिम लीग नून को इस एहतसाब से गुजरते गुजरते तकरीबन ये कोई, आप देख लें कि नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया था तो आज तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं। हम और पीपल्स पार्टी जिस भट्टी से, आग की जिस भट्टी से गुजरे हैं, हम पे कोई करप्शन का चार्ज, कोई इल्जाम हम पे साबित नहीं। इख्तियार वली भाई, मुझे प्रोग्राम और जी स्टेटस रही है वो भी आज आपने सुप्रीम कोर्ट में देख लिए। तो इमरान खान और उसकी झूठी नेब से जान छुड़ाने के लिए इख्तियार भाई वक्त कम है, मुझे प्रोड्यूसर साहब तमाम जमातों को करीब आना जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब बार बार प्रोग्राम खत्म करने का कह रहे हैं। मैं आपसे मुख्तसर सवाल पूछता हूँ, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। क्या कोई बड़ी तब्दीली नजर आ रही है आने वाले दिनों में? कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी, निजाम की तब्दीली या हुकूमत की तब्दीली, कोई ऐसी तब्दीली आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों में? कोई तब्दील नहीं होगा, निजाम यही रहेगा। ये नालायक और नाअहल लोग जाएंगे। ठीक है, ये अगर हमें एहतजाज करना पड़ा एहतजाज करेंगे, अवामी एहतजाज करेंगे। ठीक है जी, वो अगर अदम एतमाद लाना पड़ा वो भी करेंगे, और अगर असम्बलियों, ठीक है, निजाम नहीं जाएगा। ठीक है इख्तियार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। इख्तियार भाई कह रहे हैं कि निजाम की कोई तब्दीली नहीं होगी, निजाम के ऊपर नो कंप्रोमाइज, लेकिन इस नालायक हुकूमत को भेजने के लिए हमें चाहे कोई अदम एतमाद लेकर आना हुआ, कोई स्ट्रीट पावर शो करनी हुई, तो हम जरूर करेंगे ताकि इस हुकूमत का खात्मा हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।